आप सोच रहे होंगे कि बीच में क्यों रोक दिया। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए, साईं इता दीजिए जामे कुटुंब समाए। इससे बढ़िया हो ही नहीं सकता बजट पे बात करने के लिए। यहीं से बात शुरू हो सकती है, मुझे कुछ नहीं करना। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो तमाम सारे लोग जो आज यहाँ पे मौजूद हैं, उन सबका, जो युवा यहाँ पे मौजूद हैं, जो दूर से आए हैं, वो जो मकसद के लिए आए हैं यहाँ पे अपनी बात कहने के लिए, वो और वो जो शख्स आज पहली बार आए हैं शो में शरीक होने के लिए, उन सबका, नन्हे मुन्ने सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को जरूर शो करेंगे आज यहाँ पे। दो तीन बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। बजट बहुत कठिन भी होता है, समझना और समझाना तो बहुत मुश्किल होता है, और ये एक लंबे अनुभव के साथ मैं आपसे कहता हूं, बड़े लंबे अनुभव के साथ। जो समझ सकते हैं वो समझा नहीं पाते, ये एक बड़ी इसके साथ दिक्कत है। लोग ढूंढते रहते कि मेरे लिए क्या है बजट में, मेरे लिए बजट में क्या आया, अरे कुछ इनकम टैक्स में रिबेट मिली कि नहीं मिली, घर में कुछ बचत होगी या नहीं होगी, ये तमाम सारे सवाल हैं। और जो हमने लोन लिया है बाहर पढ़ने जाने के लिए, उस लोन पे कुछ ब्याज पे कुछ राहत आएगी या नहीं। और फिर एक बड़ा सवाल कि रोजगार सृजन होंगे या रोजगार मिलेंगे या ना, ये बड़े मूलभूत सवाल होते हैं। तो जो बजट को पूरी तरह से समझते हैं वो कभी कभी समझा नहीं पाते, और ये दिक्कत है, मैं भी मानता हूं, इसको महसूस करता हूं। इसलिए और आम लोगों के बीच में जब खड़ा होता हूं तो मैं किसी के ऊपर शको शुबा तो नहीं करता। इसमें कई लोग तो इकोनॉमिक्स के बड़े अच्छे एक्सपर्ट होंगे, या जो स्टूडेंट होंगे इकोनॉमिक्स के, वो मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन ठीक है, दो चार बातें हैं जो मैं कहूंगा। मोटे तौर पे बातचीत का सिलसिला शुरू करूंगा। जो लोग दूर से आए हैं, अपनी बात कहने के लिए आए हैं या पार्टिसिपेट करने आए हैं, डिबेट खुली है, वो अपनी बात कहेंगे। एक दिन पहले जाना चाहूंगा। सरकार ने कहा कि जो स्ट्रक्चरल फाउंडेशन है, जो संरचनात्मक ढांचा है जिस पे इकोनॉमी रुकी होती है, वो दुरुस्त है। और मैंने किसी इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट से पूछा ये बात, बोले 100% प्रतीक सही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मैंने कहा फिर दूसरी बात, बोले सरकार ने कहा कि जो बीच बीच में आपदाएं आ जाती हैं उससे कहीं ना कहीं रोजगार पे धक्का लगता है, पहली बात। दूसरी बात कहा कि जो हमारी जीडीपी है वो 6.5 से लेके 7 के बीच में रहेगी। जो दो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, या आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक, वो भी यही बीच में रखती हैं, और हमारी जो रिजर्व बैंक है वो 7% के आसपास रखती है। यानी हम जिस रफ्तार से, हमारी अर्थव्यवस्था जिस रफ्तार से बढ़ रही है, वो रफ्तार क्या है। तो ये भी एक दुरुस्त बात है। पूरी दुनिया की रफ्तार इसकी आधी से भी कम है, हम जहां पे खड़े। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में बातचीत करना चाहिए, सरकार का इंफोसिस कहां पे है, कहां पे वो केंद्रित है। सरकार ने कहा अपने इकोनॉमिक सर्वे में, रोजगार सृजन, जो प्राइवेट सेक्टर है वहां पर रोजगार सृजन हो और वो चीजें सामने आए और लोगों तक वो पहुंचे। बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको रखना चाहूंगा। और जो चौथी बात है कि 10 साल में 25 करोड़, देखिए ये सारा खेल अर्थव्यवस्था का क्या है। 25 साल में, 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। और एक आंकड़ा यह कहता है, मैं यहां सारे लोग बैठे हैं और बड़े समझदार लोग बैठे हैं, एक आंकड़ा यह कहता है कि हमारी 65% जो आबादी है वो 35 वर्ष से नीचे की है, लेकिन वो स्किल्ड नहीं है। स्किल्ड जो है, जिनको स्किल्ड है, यानी स्किल्ड मैंने जो दक्ष हैं कार्य करने के लिए, वो सिर्फ 51.25 के आसपास है। ठीक है ना साहब, मैंने सही बोला ना। तो ये है। अब एक तरफ तो रोजगार, गरीबी रेखा से बाहर निकालने का उपक्रम है, और दूसरी तरफ रोजगार देने का उपक्रम है। इस सबके बीच में ये बजट है, और इसी बजट को समझना है कि कैसे होगा। इसमें आपकी भी सारी बातें आएंगी, कहां कौन चीज सस्ता हुआ, क्या कौन चीज महंगा हुई, प्लास्टिक पे क्या हुआ, पर्यावरण को लेकर क्या सरकार सोच रही है। ये तमाम सारी चीजें बजट का हिस्सा होती हैं। आज सवाल ये है कि बहस हो या बातचीत हो। हाँ जी, जोर से बोलो। बातचीत। हाँ, बातचीत हो। मेरा हाँ, मैं आ जाऊंगा। आप तो बड़े अर्थशास्त्री हैं, मैं अभी पास आऊंगा। नहीं, बड़े अर्थशास्त्री।
ये बात तुम्हारी बिल्कुल सही, बहस ना हो, क्योंकि बहस होगी ना तो समझ में एक ढेला भर नहीं आएगा। बातचीत होगी तो कुछ ना कुछ तो थोड़ी बहुत तो बातचीत निकल के सामने। हाँ जी, सब पर्चे पढ़ रहे हैं अपने पर्चे सब लोग पढ़ रहे हैं सारे। हाँ जी, ये जितनी भी सरकारें हैं किसी ने दारू के ऊपर नहीं करा। बोले दारू पे, अरे यार बस देखा, मैंने कहा एक पैर है गरीबी रेखा से बाहर निकालना और एक पैर है रोजगार देना, इसी के बीच में सारा उपक्रम है। तो ये रोज दारू पे टिके हैं और हम रोजगार पे टिके हैं, तो इतना फर्क है। तो मैंने आज सोचा है, जैसा मैंने सोचा, कांग्रेस ने कहता कि मेरे भी 2-4 पॉइंट हैं, वो इसमें आ गए हैं। इस बार 1 करोड़ लोगों को स्टाइपेंड मिलेगा, 5,000 रुपया महीना जो युवा है, 1 करोड़ लोगों को। तो ये बोला, कांग्रेस बोली ये तो मेरा ही है जो इन्होंने ले लिया तो बहुत अच्छी बात है, आपकी बात को एकोमोडेट कर लिया। हम सारे लोग इसी लिए तो बात करने के लिए यहाँ बैठे हैं। सबको मैं ओपन रिमार्क देता हूं, अपने अपनी बात कहें, बहस नहीं हो, जहां कहीं फंसे वहां बात करी जाएगी, ठीक है ना साहब। तो सबसे पहले मैं बीजेपी के प्रवक्ता को उठाता हूं और उनसे बातचीत का सिलसिला, फिर मैं बाकी सब जब सारे लोग बैठ जाएंगे तो मैं उसके बाद इंट्रोड्यूस करूंगा। जी, सबसे पहले सरावत साहब आप। जी सर, मुझे लगता है पहले से ही डेवलपमेंट ग्रोथ रेट और जीडीपी अगर पढ़ेंगे तो मुझे लगता है हम वर्ल्ड में 2 बड़े क्राइसिस हैं। अभी दुनिया में 2 जगह वॉर चल रही है जिसकी वजह से आधे से ज्यादा दुनिया की इकोनॉमी टूटी हुई है, जिसे अर्थशास्त्री जियोपॉलिटिक्स कहते हैं। ऐसे समय में हम एक स्टेबल जीडीपी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और एक लोअर कह सकते हैं आप इन्फ्लेशन रेट हमने मेंटेन करके रखा हुआ है, जो आज की डेट में कोई डेवलप्ड कंट्री भी मेंटेन नहीं कर पा रहा है। चाहे आप बात ऑस्ट्रेलिया की करो, चाहे यूके की करो, चाहे यूरोपियन में किसी भी कंट्री की आप कर लो, 4% के नीचे इन्फ्लेशन रेट को रख पाना और जीडी को कंसिस्टेंट रख पाना, मुझे लगता है ये तो एक गवर्नमेंट की अचीवमेंट अपने आप में। इसलिए मैं कहता हूं कि भाजपा सरकार जो सबकी सरकार है, जो प्राइस कंट्रोल भी रखती है, डेवलपमेंट भी रखती है, हाईवे भी बनाती है, एयरपोर्ट भी बनाती है, लेकिन 80 करोड़ लोग के घर राशन भी पहुंचाती है, तो दोनों तरफ का भाव रखने वाली ये सरकार है। तो दोनों तरफ का भाई क्या हुआ, मैं आ रहा हूं, बिल्कुल सरल करता हुआ चलूंगा कि किसको कहां क्या सब मिला। बोले बिहार को क्या मिला, बोले 56,000 करोड़ रुपए मिले। अब मिले ऐसे कोई बांटा नहीं जा रहा कि सबको वहां 15-15 लाख रुपया दिए जा रहे हैं। ना 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 ना, भंडारा नहीं है, 15,000 करोड़। इसमें क्या होगा, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होंगे। तो जो राजकोषीय घाटा जिसकी बात हो रही है, वो जो बिल्कुल एकदम इकोनॉमिक्स का जो समझते हैं जो कोर इशू है, वो 4.5, उसको 4 के आसपास 26 तक ले जाना ये एक लक्ष्य है, वहां तक ले जाना है। तो जो ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, जिसमें पुल बनने हैं, सड़क बननी है, तमाम सारे कार्य हैं, उसमें रोजगार के सृजन की तमाम सारी संभावनाएं। 1 मिनट आपको, कांग्रेस विल रिमार्क। हाँ जी, देखिए, यंगस्टर्स के लिए सबसे बड़ी बात है, चाहे बात इंटर्नशिप की हो, मुझे लगता है मैं उस टाइम ड्यूरेशन से निकला हूं जब इंटर्नशिप ढूंढना कॉर्पोरेट में बड़ा भारी काम होता है। 5,000 रुपए महीने दे रहे हैं आप। हमें तो वो भी नहीं मिल रहे साहब, जब पहली इंटर्नशिप हमारी लगी थी। हाँ। तो मुझे लगता है इंटर्नशिप मिलना एक यंगस्टर को मालूम है कि टॉप 500 कंपनियां, हाँ। जिनके लिए लोग इतने सारे सीवी बनाते हैं, इतने रेफरेंसेस ढूंढते हैं, सरकार खुद कह रही है और आगे बढ़ के आई है कि टॉप 500 कंपनियों में आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा और स्टाइपेंड सरकार देगी। तो जो पहला एम्प्लॉयमेंट आपका है, आज वो सरकार की तरफ से होने जा रहा है। मुझे लगता है यंगस्टर को इससे ज्यादा बड़ा गिफ्ट और क्या चाहिए। जी, तो 5,000 रुपए महीने का जो स्टाइपेंड है, वो जो 500 बड़ी फ्यूचर कंपनी है उनको आप बोलना चाह रहे हैं कुछ? ये कहां से आना हुआ हुजूर? हम वाराणसी से आए हुए हैं, जो बीजेपी प्रवक्ता गोल गोल घुमा रहे हैं, मैं बेरोजगारी पर कहना। अरे सुनिए हुजूर, अरे रुकिए हुजूर आली, रुकिए, क्या नाम है? सुरेंद्र प्रताप सिंह। ओपनिंग रिमार्क होने दीजिए, उसके बाद रिमार्क करेंगे आपसे। जी जनाब। प्रतीक जी, वो कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल की जरूरत है। तो इन्होंने हमारी जो योजना थी, कांग्रेस के प्रवक्ता, नकल के लिए अकल की जरूरत है। मैनिफेस्टो में से हमारी योजना तो इन्होंने चुरा ली, लेकिन उसकी सही से कॉपी पेस्ट नहीं कर पाए। कॉपी करने की तो पूरी कोशिश करी, लेकिन आपको तो खुश होना चाहिए। उसको नहीं, हम स्वागत करते हैं इस बात का। हाँ। कि हमारी विपक्ष की जो नीतियां हैं, हाँ। उनको सरकार कहीं ना कहीं लागू करने का काम कर रही है, क्योंकि वो जनता के हित की नीतियां थी, वो युवाओं के हित की नीतियां थी। सरकार ने उनको पढ़ा, उनको लागू करने का काम किया। लेकिन वही बात है कि नकल के लिए अकल की जरूरत है। अब इन्होंने क्या किया कि 500 कंपनियों तक, मेरे जैसे भाई ने बोला अभी, क्योंकि मैं भी उसी सेक्टर से आया हूं कहीं ना कहीं निकल के, 500 कंपनियों तक इन्होंने सीमित कर दिया। यानी कि ये है कि प्रति बड़ी कंपनियां, हमने कोई सीमा लागू नहीं करी थी। पहली बात तो ये। दूसरी बात यहाँ पे ये
कि जब आप कंपनी, आप भी बड़े चैनल में काम करते हैं, बड़ी कंपनी है आपकी, क्या आपके यहाँ प्रति वर्ष 4,500 युवा इंटर्नशिप करने आते हैं कि नहीं आते हैं? आप ये बताइए कि इस दौर में जब कंपनियां ले ऑफ कर रही हैं, जब लोगों को नौकरियों से निकाल रही हैं, और हजारों की मात्रा में बड़ी बड़ी कंपनियां, इन्फोसिस ले लीजिए, टीसीएस ले लीजिए, आप बड़ी बड़ी कंपनियां उठा लीजिए, आईटी कंपनियां, वो निकाल रही हैं लोगों को, क्या उनमें एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी है या नहीं है? ये मेरे को मेरे साथी बताएं। तो यहाँ पे तो इंश्योरिटी दे रही है, कह रहे हैं कि हम 5,000 रुपए दे रहे हैं, हमको तो इंश्योर कर रहे हैं, ये तो इंश्योर कर रहे हैं। उसी बात पे आ रहा हूं। जब हमने वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में, हमने ये वादा किया था कि हम प्रति महीना 8,500 रुपए अप्रेंटिसशिप देंगे लोगों को, जिसको इन्होंने 6,000 करने का काम किया, यानी कि हम साल में एक युवा को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष देते, और इन्होंने उसको सीमित कर दिया, उसको नीचे लेकर आ गए 60,000 पे। मैं छोटा छोटा लेता रहूंगा, मैं छोटा छोटा करता रहूं तो काफी बड़े पैनल है, बहुत सारे लोगों को भी बोलना है जी। इन्होंने बात करी अभी इन्फ्लेशन की, कि हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखा हुआ है। मेरे साथी मुझे यह बताएं कि जो खाद्य पदार्थों का इन्फ्लेशन है वो आज की डेट में 9% है, जो कि बहुत ज्यादा है, और देश की जो गरीब तबका है, जो इन्होंने खुद ही बोला कि 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने की नौबत आ चुकी है देश में, लेकिन आज भी हमारे देश के जो लोग हैं वो 2 वक्त की रोटी के लिए जूझ रहे हैं, और 9% इन्फ्लेशन, यानी कि दाल के दाम बढ़ गए, दूध का दाम बढ़ गया, चावल के दाम बढ़ गए, आटे का दाम बढ़ गया, घी का दाम बढ़ गया, मक्खन का दाम बढ़ गया। मैं 17-18 की इन्फ्लेशन और 23 और 24 की इन्फ्लेशन, इस पे भी बात करना चाहिए जी। मेरे भाई कह रहे थे कि हमने कांग्रेस की स्कीम चुरा ली, कायदे से तो हमने तुम्हारा राजपाट भी चुरा रखा है, ठीक है। अब पिछले 70 साल से जो तुम राजा बने बैठे थे, आज तुमको वोट नहीं मिल रही, कहीं सरकार नहीं बना पा रहे, 3rd टाइम हमने सरकार बना ली है, अरे अब तो अपनी भाषा शैली सुधार लो। क्या चुराएंगे तुम्हारे पास क्या था? सब जनता का दिया हुआ है भैया, ये टैक्स का पैसा है तुम्हारे। एक सेकेंड, मैं फिर कहना चाहता हूँ, क्या कोई इटली से लाया था क्या भैया पैसा? क्या कोई अपना कहीं और से टैक्स आया था क्या? इसी जनता का टैक्स है, इसी जनता पर लगता है, यही स्कीम बनती है। आप सरकार में होंगे तो भी बनानी पड़ेगी, हम सरकार में होंगे तब भी बनानी पड़ेगी, और आप विपक्ष में बड़ी भूमिका निभाना चाहते थे, आपको अच्छी भूमिका निभाने का मौका मिला है। जो 2 चीजें बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिसमें बात होनी चाहिए, वो एक है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और दूसरी है इंफ्रास्ट्रक्चर। जो मूल ढांचा है उस पे काम को, अगर उस पे ज्यादा फोकस रहेगा, यानी सरकार का फोकस है, तो वहां पे रोजगार का सृजन ज्यादा होगा। मैं ऑफ कोर्स आई विल गिव यू टाइम, मैं बिल्कुल दे दूंगा, मैं बिल्कुल 100% दे दूंगा। 30 सेकंड लूंगा मुश्किल से। मैन्युफैक्चरिंग में सरकार ने वादा किया था, आदरणीय मोदी जी ने वादा किया था कि हम मैन्युफैक्चरिंग को 25% पर लेकर जाएंगे, जो कि आज की डेट में सारी योजनाएं आने के बाद, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, XYZ इंडिया, उन सबको लाने के बाद इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग का जो रेट है उसको लाके 14% पे खड़ा कर दिया। ये आज की वास्तविकता है मोदी सरकार की। ये वही लोग हैं जो मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाया करते थे पार्लियामेंट में, और आज 4% से उठा करके हम 14 ले आए ना, तो उसमें भी इनको गुलगुले पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। मतलब अब 14, हमने बड़ा प्लान किया, हमने 25% का प्लान किया, हम 14 ला पाए, ये 4% पे थे। अब यही होता, फिर समझ में नहीं आता जनता की, जनता फिर एकदम से। अब हुआ क्या, मैं आ रहा हूं बेटा, कि स्टार्टअप जो हैं, स्टार्टअप जब शुरू किए गए तो उसमें एक 2012 या 13 का एंजल टैक्स है, मुझे ठीक से नहीं ध्यान रहा 12 में लगा या 13 में लगा, एक टैक्स लगा है एंजल टैक्स। अब जो स्टार्टअप शुरू करते थे उनको 30 यानी 31% के आसपास जो लगा रहे थे, तो उनको भी टैक्स देना पड़ता था। कांग्रेस ने भी कहा कि इसको खत्म करना चाहिए एंजल टैक्स, सरकार ने उसको खत्म किया। तो वो जो कदम उठाए गए उनके बारे में लोगों को पता चले और लोग जानकारी पाएं तो काम बन जाएगा। क्यों जी, बनेगा ना? क्या नाम है साहब आपका? ब्रजेश कुमार मिश्र जी ब्रजेश जी बोलिए। बहुत बातें हो रही हैं कि हम ये करेंगे, थोड़ा जोर बोलिएगा, नहीं, मेरी यार तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, बहुत बातें हो रही हैं कि भाई सरकार को क्या छूट मिला, राजस्व घाटा की बात हुई। भाई मैं राजस्व घाटा पे आ जाऊंगा। राजस्व घाटा कम कैसे होगा जब 3 करोड़ को आप फ्री में आवास दोगे? मैं सारी राजनीतिक दलों को कह रहा हूँ, 75 साल से अधिक इस देश को आजाद हुए हो गए। इस देश में जब बजट बनता है तो केवल 3-4 बातें कही जाती है। ये बजट अमीर के, गरीब के लिए है, आदिवासी के लिए है, दलित के लिए है, महिला के लिए। इस बीच में मध्यम वर्ग कहाँ चला जाता है? एक नया टर्म आया है और उसको कहा गया है न्यू मिडिल ग्रुप। अब वो भी बात आई है जी। शैलेंद्र जी, आपका ओपनिंग रिमार्क आज शुरू करना चाह रहा था। इकोनॉमिस्ट हैं, खास तौर से रोजगार सृजन के क्षेत्र में जो रोजगार सृजन हो। मैं आ रहा हूं बेटा, 2 मिनट तो बस, मुझे, मैं बहुत जल्दी में हूं क्या? अगर जल्दी में हो तो काम निपटा के आओ,
और लेकिन अगर थोड़ा सा रुक सकते हो तो रुकना चाहिए। जी शैलेंद्र जी, ये ओपनिंग रिमार्क खासतौर से रोजगार को लेकर। मैं आता हूं आपके पास भी। प्रतीक जी, पहले तो देरी के लिए माफी चाहूंगा। कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, आप समय पे आ गए। जी, तो देखिए क्या है कि अगर मैं इस बजट को उसमें एक्सप्लेन करना चाहूँ तो एक इंक्लूसिव अप्रोच है। हमें एक साधारण तौर पे ये इंक्लूसिव मतलब समावेशी। हाँ, एक साधारण तौर पे मैं एक लेमेन के तौर पे इसको अगर मैं रखना चाहूँ तो आज हमें ये देखने की आवश्यकता है कि हम खर्च कितना करते हैं। 48.2 लाख करोड़ जो हम खर्च करते हैं और प्राप्ति कितनी है, वो लगभग 31 या 32 लाख करोड़ की प्राप्ति है। तो आप 1617 लाख करोड़ के जो है लगातार उसमें चल रहे हैं और ऑन दी अदर हैंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना काम हो रहा है, मतलब इतनी बड़ी बड़ी जो सड़कें बन रही हैं, बुनियादी ढांचा। जी, वो इसलिए जरूरी हो जाता है, ये हंसने वाली बात है, वो इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि जितनी भी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो एकदम रातों रात नहीं बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। उन्होंने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है और जिसकी वजह से जो है मतलब उनको जो है डेवलपमेंट में एक हेल्प मिली है। तो अगर इस गैप को भरना, ये कहना बड़ा आसान है कि 8,500 दे देंगे, 12,500 दे देंगे। अरे देंगे कहां से, प्राप्ति कहां से होगी आपको? जो है आप कुछ भी हाइपोथेटिकल फिगर दीजिए, ये दे वो दे, कोई भी पार्टी दीजिए, भाई कम से कम आपको रियलिस्टिक होना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि आमदनी अठन्नी और खर्चा। हाँ, तो खर्चा जब आप आ गया बेटा, तुम्हारे पास क्या नाम है तुम्हारा? सर निकित अरोड़ा हूँ, मैं लक्ष्मीनगर से आया हूँ दिल्ली से। अच्छा, क्या काम करते हो बेटा? सर हमारा गाड़ियों का काम है, गाड़ियों का? हाँ जी, टूर एंड ट्रेवल का? हाँ जी, हाँ जी। कहाँ कहाँ गाड़ियाँ भेजते हो? सर ऑल ओवर इंडिया में होती है। ऑल ओवर इंडिया जाती है, हाँ, तो मैं कैसा? ये बात कहना चाहता हूँ कि चुनाव से पहले तो बहुत वादे किए जाते हैं, वो चुनाव के बाद वो वादे कहाँ जाते हैं? अच्छा, हाँ। तो चुनाव से पहले के वादे और चुनाव के बाद के वादे, चुनाव के बाद में जो होता है वो कहाँ पे धरातल में? मैं आपको बताऊं, मैंने पूरा तो बजट अभी नहीं खोल पाया हूं, लेकिन कैंसर की 3 दवाइयां ऐसी हैं जिन पे सरकार ने उनको सस्ता किया है। और आप मसल स्ट्रॉफी पे बात करने आई हैं और अपने बेटे के लिए आई हैं और पैसा कलेक्ट करना चाहती हैं 17.5 करोड़ रुपए, जिसके लिए आप लगातार हस्बैंड वाइफ, 2 साल का बेटा है इनका, और ये परसों आए थे। तो सरकार ने, मैंने तो कैंसर वाला तो देखा है, 3 दवाइयां उन्होंने सस्ती की हैं। मैं इस पर भी बात करूंगा। जी हाँ जी, बोलिए, आप बोलिए। अब सर सरकार किसी की भी हो, मैं बात करूंगा आम जनता की। हाँ। ये नेता अपना हल्फनामा जब लगाते हैं इलेक्शन से पहले, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे झाड़ू का हो। पॉलिटिक्स से समझ में तुम बाज नहीं आओ। नहीं सर, 1 मिनट बोलना चाहूंगा। अगर बात गलत लगे तो मैं बात गलत हो ही नहीं सकती, तुम हिंदुस्तान में पैदा हो। कोई 5 करोड़ रुपए सालाना अपनी इनकम दिखाता है, कोई 10 करोड़ दिखाता है, कोई 5 लाख दिखाता है। हाँ। इनकम तो सब अपनी जेन्युइन दिखाते हैं, मगर ये जब इतना मोटा खर्चा करते तो वो पैसा नेताओं के पास कहाँ से आता है? सर एक मिनट लास्ट लाइन। अब हम तो पूरी खांचा खींचा मैंने इकोनॉमिक्स का, और मैंने कोशिश करी कि मैं बातचीत का सिलसिला भी जोड़ूंगा अगर मेरे पास आवाज आ जाएगी तो। जी पूरे कंप्लीट कर लीजिए। जी प्रतीक जी, जो कि एम्प्लॉयमेंट को लेके आपने इनिशिएट किया, तो जो है क्या, एम्प्लॉयमेंट देने वाला कौन है? आखिर एंटरप्रेन्योर्स हैं, चाहे वो जो है मिडिल क्लास के हों या मतलब टॉप बड़ी कंपनी हो, जो फर्स्ट 500 कंपनी की बात की गई थी। अरे भैया, इंटर्नशिप वही देगा ना जिसका जो साइज बड़ा होगा, जिसके यहाँ जो स्कोप होगा। अब आप सारी कंपनियों को ले लो, एमएसएमई को ले लो, काहे की इंटर्नशिप देगा? उसके पास गिने चुने 10-20 एम्प्लॉय होंगे, काहे की इंटर्नशिप देगा? देखिए, मुद्रा लोन को उन्होंने 10 से 20 लाख किया है। मैं आ रहा हूँ क्रमबद्ध तरीके से। हाँ। है क्या कि अगर आपको जो है ग्रोथ जो है पेस बढ़ाना है तो ऐसा माहौल पैदा करना पड़ेगा हर सेक्टर में, और स्पेशली जो है इंडस्ट्री के अंदर विश्वास देना पड़ेगा। देखिए, अगर आप मान लीजिए व्यापारी है, मैं व्यापारी हूँ, कोई भी एक कांग्रेस का नेता हो, बीजेपी का कोई भी व्यापारी हो, कोई चाहेगा कि मैं घाटे में अपना जो व्यापार चलाऊं? कोई नहीं चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा। तो उसके लिए आपको सहजता उत्पन्न देनी पड़ेगी, बाजार देना पड़ेगा जो है। जी। ये एक विपक्ष की आवाज समाजवादी पार्टी के दबा नहीं सकते आप। हाँ जी। आप प्रत्येक चीज देश की अर्थव्यवस्था, कृषि जो है इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हाँ। अगर कृषि मजबूत नहीं होगी तो अर्थव्यवस्था मजबूत हो ही नहीं सकती। हाँ। आप व्यापारियों को कितना भी खुश कर लो हाँ। और भारत की कृषि व्यवस्था को छोड़ दो। तो आज एनडीए सरकार ये बताए कि कृषि का बजट पिछले 10 सालों से क्यों लगातार कम करती चली गई? क्या कृषि को बढ़िया नहीं करना चाहती है? दूसरा जो सबसे बड़ा सेक्टर है इस देश की अर्थव्यवस्था का जो रीढ़ है वो एमएसएमई है। हाँ। मैंने आरटीआई लगाई थी कि भारत सरकार में कोविड के टाइम में कितने एमएसएमई बंद हुई, तो आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि सरकार की तरफ से आदेश आया कि हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि कितनी एमएसएमई बंद हो गई हैं। तो जो 2 प्रमुख मुद्दे हैं, एक तो देश की कृषि व्यवस्था और देश की एमएसएमई, उस पर सरकार बिल्कुल सीरियस नहीं है, तो अर्थव्यवस्था में कुछ कर नहीं सकती। मैं एक बात बताऊं, कृषि के बारे में बड़ी बात करी जाती है। कृषि को लेकर डाइवर्सिफाइड यानी विविधीकरण, कहीं गेहूं का ज्यादा उपज है, कहीं धान की उपज है, कहीं सब्जियों का क्लस्टर है। तो सरकार ने एक बात कही है कि और ये सारी जो सब्जी है उससे तुरंत पैसा आता है, तुरंत पैसा आता है। तो वेजिटेबल क्लस्टर बनाने की बात कही है। और ये एक बात महत्वपूर्ण है, जो सूचना भी मैं देता जा रहा हूं आपको,
तो वेजिटेबल क्लस्टर बनाने की बात उन्होंने कही है। मैं बस आया, मैं आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं जी? बात एनडीए सरकार ने यह भी कही थी कि हम एमएसपी के गारंटी का कानून लाएंगे, और आज तक ले आई क्या? भारतीय जनता पार्टी बात ही तो कहती है, करती कुछ नहीं है। आप जो शिक्षा की बात कर रहे हैं, ये कहा था कानूनी दर्जा देंगे, बिल्कुल कहा था, लिखित में कहा था, जाके आप पूछ लीजिए जय किसान आंदोलन, ठीक है, मैनिफेस्टो नहीं, किसान नेताओं से आप पूछ लीजिए कि उनको उन्होंने लिख के दिया था जी, ठीक है। दूसरी बात जो देश की शिक्षा व्यवस्था है, देश की शिक्षा व्यवस्था में अगर आप एलोकेशन ज्यादा नहीं करेंगे तो जो बुनियादी ढांचा वो कैसे मजबूत होगा? अगर शिक्षा व्यवस्था ही कमजोर हो जाएगी तो कृषि कैसे मजबूत होगा, एमएसएमई कैसे मजबूत होगा? ये सारे सवाल, और मैं आपका स्वागत करता हूं जी। जनाब जी, मैं ये बता रहा हूँ कि ये बजट अर्थशास्त्री हैं तो बहुत सारी, हम लोग से तो ज्यादा जानकारी इनके पास जी। मैं बता रहा हूँ ये बजट ऑल तरीके से समाविष्ट बजट है, सबका ख्याल रखा गया है बजट इसमें सबका ख्याल रखा गया है। तो जो सवाल उठ रहे हैं, वो सवालों के जवाब, देखो आपके घर में 5 लोग, आप 5 को भी सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, कोई डिसीजन लेते हो तो 4 ही लोग सेटिस्फाइड होंगे। 5 में 4 अगर सेटिस्फाइड है तो बजट अच्छा है। हाँ, तो मैं ये बता रहा हूँ कि बजट में हर लोग 100% लोग तो सेटिस्फाइड नहीं होंगे, ये बात क्लियर है। इस बजट में देखो तो एक्सप्रेस वे से लेके युवाओं को 4 करोड़ रोजगार से लेके विष्णुपद, ये बोध गया से लेके कॉरिडोर के लेके सब तरीके की बात हुई है। इसमें सबका ख्याल रखा गया है बजट में, ऑल वाइज मतलब देखे तो समावेश बजट है ये। हाँ जी, समावेशी बजट है जी। मेरे पास अगर आवाज ऑडियो आ जाएगी तो बात बन जाएगी, ऑडियो मेरे पास नहीं है, प्लीज करेक्ट करिए जी। देखिए, अभी यहाँ पे शिक्षा की बात हुई, नई शिक्षा नीति 2020 में यही सरकार लेके आई थी, और उस शिक्षा नीति का सबसे प्रमुख बिंदु था कि कम से कम एजुकेशन सेक्टर में सरकार अपने जीडीपी का 6% खर्च करेगी। मैं तो लगातार 2020 के बाद तमाम जो है कि बजट को देख रहा हूँ, और उसमें कहीं पे भी हमें जो है कि वो 1.5% से ऊपर जाता हुआ एजुकेशन हमें दिखाई नहीं दे रहा है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए ये सरकार पूंजीगत व्यय पे भारी मात्रा में खर्च कर रही है, ये एक अच्छी चीज है। मैं बड़ा इसकी मैं प्रशंसा भी करता हूँ। इस बार भी इन्होंने लक्ष्य रखा है 11,11,000 करोड़, पिछले बार भी इन्होंने 10 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा था। लेकिन ये बजट में तो घोषणा हो जाती है, लेकिन जब बजट क्रियान्वयन को हम लोग जब पीछे से फोकस करते हैं तो वो खर्चे 60-70% पे ही जाके वो खर्चे हो जाते हैं, यानी ये पूरी राशि खर्च नहीं की जाती है। और एक चीज, बिहार को बहुत बड़ी राशि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दी गई है, प्रतीक जी, बड़ा स्वागत योग्य कदम है, पिछड़ा राज्य है वो। लेकिन मुझे जब से ये सरकार गठबंधन वाली बनी थी तब तक गठबंधन सरकार का कोई लक्षण मुझे नजर नहीं दिख रहे थे। पैसा अगर दो तो दिक्कत, पैसा ना दो तो आपके दोस्त नाराज, बड़ा मुश्किल है भाई। पैसा अगर मिल रहा है, आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ और उसको दिए गए करीबन 57,000 करोड़ जी। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ बिहार पिछड़ा राज्य है, उसको बहुत पैसे पर्याप्त मिल रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, स्वागत योग्य कदम है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि पिछले महीने में 15 पुल वहां पे यूं ही बह गए थे, तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्वालिटी का ध्यान रखा जाए वहां पे, चूंकि सरकार तो वही उन्हीं की चल रही है। सर, अब आपसे तारीफ लेंगे, आप तारीफ करिएगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण सड़क योजना में ऑल क्लाइमेट रेजिस्टेंट रोड बनाई जाएंगी। मैं वही तो कह रहा हूँ, तो वो पुल गिरेगी तो नहीं ना जो अभी। मैं क्या अबे रोड की बात कर रहा हूँ, पुल की बात कर रहे हैं। मैं तो चूंकि 15 दिनों में भाई बिहार में एक महीने में 15 से ज्यादा पुल गिर गए सारे। अच्छा, मैं ये सवाल आपसे नहीं करूंगा, मैं आपसे ये सवाल नहीं करूंगा कि किसके समय में कितने पुल बने, ये सवाल मैं नहीं करूंगा क्योंकि उलझने वाले सवाल आ जाते हैं। बीजेपी कांग्रेस, देखिए कांग्रेस वाले मेरे भाई बहुत सारी सलाह हमें दे रहे हैं। इनके पास आज हाल फिलहाल 2 स्टेट हैं, एक हिमाचल और एक कर्नाटक, ठीक है? ठीक है, हाँ चल गिन लो भाई उसको भी, ठीक है? ठीक है, 3 स्टेट है। सुन लीजिए, अब सुन तो लीजिए, अरे भाई सुन तो लीजिए, 3 स्टेट हैं। हिमाचल की इकोनॉमी की हालत देख लीजिए, कर्नाटक में 1200 किसान आत्महत्या कर चुके, उस पर कोई बोलेगा नहीं, चू तक नहीं करेंगे, वहां जाएंगे भी नहीं राहुल गांधी। अभी 10 दिन पहले विधानसभा में इन्होंने एक ऐसा तानाशाह अपना आइडिया दे दिया कि वहां पर कन्नगड़ियस जो हैं, कन्नड़ा वाले हैं, कर्नाटक वाले हैं, उनको 100% रिजर्वेशन वहां पर दे दिया। आज 6 घंटे के अंदर पूरी आईटी इंडस्ट्री ने इनको घुटने पे ला दिया। ऐसे तो इनके आइडिया हैं, अगर इनके आइडिया से देश चलाने लगे तो कर्नाटक का एक फैसला था, हालांकि वो कैबिनेट के अप्रूवल था, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ाया गया कि जो कर्नाटक में जो जॉब्स हैं वो सिर्फ कन्नड़ा लोगों के लिए, जो वहां के लोग हैं वो उन्हीं के लिए। और ये इस पर बड़ा विरोध हुआ, इंडस्ट्री से बड़ा विरोध हुआ। रोजगार सृजन की जब मैंने कहा था ना, एक तरफ आपके सामने चैलेंज है कि 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, और एक तरफ चैलेंज ये है कि 51.25% ही जनता जो है, 65% जो है 35 साल से कम की युवा, और उसमें 51.25% लोग हैं जो कि स्किल्ड है।
तो ऐसे में समस्या खड़ी है, दोहरी समस्या खड़ी है, कहां पे कैसे चैलेंज को पाटा जाए। जी एक मिनट, जस्ट एक सेकंड। कांग्रेस की अप्रोच क्या है? कांग्रेस की अप्रोच है, अगर हम विपक्ष में बैठे तो सिर्फ विरोध करेंगे, अगर रोड नहीं है तो कहते हाईवे नहीं बनाते। हाईवे बना दे, सुन लीजिए, अब सुन लो, वो कहेंगे अरे भैया यहाँ ट्रैफिक है, फ्लाईओवर नहीं बनाते, फ्लाईओवर बनाते यार इसके नीचे के लोग की इकोनॉमी छिन गई। मतलब हर तरह से चट भी मेरी पट भी मेरी, फ्लाईओवर बनाए तो दिक्कत, ना बनाए तो दिक्कत। और उसी रोड से इनके नेता पूरे देश में पदयात्रा निकालते हैं, उसी रोड नेटवर्क से जो हाईवे भाजपा सरकार में बने हैं। हर एक्सप्रेसवे पे पैदल चलते हैं राहुल गांधी, लेकिन आज तक एक थैंक यू की ट्वीट नहीं लिखी कि भाजपा के सरकार में अच्छे एक्सप्रेसवे। थैंक यू की थैंक यू भी लिख दिया करो यार कभी कभी। जिस यात्रा की ये बात कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा की ये बात कर रहे हैं, उसमें पैदल मैं भी चला था। हाँ जी। मध्य प्रदेश में ये हाल था प्रतीक जी कि इतनी धूल और इतनी मिट्टी थी, इतनी टूटी हुई सड़कें थी कि हमें उस समय मास्क लगा के चलना पड़ रहा था और दिक्कत हो रही थी गले में। दूसरी बात छोड़ दीजिए, वो दिग्विजय जी के जमाने से तो अच्छी थी कि नहीं? वो दिग्विजय जी के जमाने से, कब से इनकी सरकार है? दिग्विजय जी के कब से इनकी सरकार है बताइए। अब आइए बेरोजगारी पे। इन्होंने बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, मैं बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे क्योंकि मुझे मालूम है बेरोजगारी का दर इस समय सीएमआई का आंकड़ा है। सीएमआई का आंकड़ा ये है कि इस सब बेरोजगारी नहीं देता है। सुन लीजिए, ये आपके राष्ट्रीय सुन लीजिए सीएमआई का आंकड़ा है कि बेरोजगारी दर इस समय 9.2% है। दूसरी बात, अब इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात ये करते क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। हमने देखा पिछले कुछ महीनों में किस तरह से उत्तर प्रदेश में सड़क ढह गई, किस तरह से बिहार में पुल ढह गए, किस तरह से असम में सड़क ढह गई, किस तरह से दिल्ली के एयरपोर्ट की छत ढह गई, और उसके बाद ये बोलते हैं ये कांग्रेस सरकार के समय में बने थे। मेंटेनेंस का इनका कोई काम नहीं है। अब आइए आखिरी बात पे। अभी हमारे साथी समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे कि इसमें इन्होंने बोला कि सुन लीजिए, इन्होंने बोला कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर का डेटा नहीं है। मैं बताता हूं, एनएसएसओ की रिपोर्ट आई थी, 63 लाख जो छोटे व्यापारी थे, यानी कि एमएसएमई सेक्टर था, 63 लाख व्यापारी, दुकानें या छोटी फैक्ट्रियां, वो 63 लाख फैक्ट्रियां 2015-16 के मुकाबले बंद हो चुकी हैं देश में, क्योंकि एमएसएमई सबसे बड़ा क्षेत्र है। एमएसएमई रीढ़ की हड्डी है इस देश की, जिसको खत्म करने का काम मोदी सरकार ने किया है। जी जनाब जी, ये बात सही करे, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा था, लेकिन इस बजट में कहीं ना कहीं बेरोजगारी कम हो इसके लिए सरकार ने पूरा फोकस किया है। और एक बात नोटिस कर जाए तो हिमाचल को भी स्पेशल पैकेज दिया है बाढ़ के लिए, बाढ़ कर दिया। उत्तराखंड, आसाम और हिमाचल सबको दिया है। तो मतलब सरकार ने सबको साथ रखने की कोशिश की कि ऐसा नहीं कि बिहार और आंध्र प्रदेश सबका साथ सबका विकास है। हाँ, ऐसा नहीं कि आंध्र और बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया है, सबका ख्याल रखा गया इस बजट में। स्पेशल स्टेटस में तो उसके क्लॉजेज हैं, वो तो तय होना चाहिए। जी मैं बाकी समाजवादी को दीजिए, आवाज नहीं प्रत्येक जी, भारतीय जनता पार्टी की बात और धरातल की सच्चाई में बिल्कुल मेल नहीं होता है। 80 करोड़ लोग राशन लेते हैं, 25 करोड़ को बाहर निकाल दिया, 105 करोड़ हो गए भाई। अब 130 में 105 करोड़ तो गरीब हैं, तो 25 करोड़ को लेकर के 5वीं अर्थव्यवस्था बताते हैं। भ्रष्टाचार का आलम यह है, 11 किलोमीटर की सड़क रामपथ अयोध्या में जो बनती है 850 करोड़ में 11 किलोमीटर और 20 गड्ढे पहली बारिश में, तो ये गड्ढे दरअसल भ्रष्टाचार के हैं। तो इनको तो कोई काम करना ही नहीं। सही बात तो ये है। देखिए, जो बातें ऑफ कोर्स जो बातें ठीक हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और रोड सरफेस ट्रांसपोर्ट का जो है मिनिस्ट्री, उसने बहुत बेहतरीन सड़कों का जाल बिछाया है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। इस बात को अंदर से आप जानते हैं। बहरहाल बहस में आप वही बोलिए जो मन से ऊपर से बात है, वो वही बोलते रहिए विरोध, लेकिन अंदर से आप भी जानते हैं कि रोडें जी मैं ऑफ कोर्स अर्थशास्त्री जी रोड नहीं टूटनी चाहिए, बिल्कुल नहीं टूटनी चाहिए, बिल्कुल नहीं टूटनी चाहिए। रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एक बिल्कुल नहीं टूटनी चाहिए। रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसकी अपोजिशन भी तारीफ करता है, इसलिए ये कुछ नहीं बोल सकते इस पे। मुझे मालूम है जी, मुझे मालूम है जी। अब आप बताइए, जिनके समय पे सड़कें ही नहीं थी तो बहेगी कैसे? सड़क बनाते ही नहीं थे। अब सुन लो भैया, अब बारिश तो हम रोक नहीं सकते। आप बताइए, एयरपोर्ट की संख्या डबल, हाईवे की संख्या ट्रिपल, रोड की संख्या 4 गुना। जो काम करेगा गलती उसी से होगी। आज मैंने कहा था कि बहस नहीं होगी, आज कोई बहस नहीं होगी। जल्दी जल्दी बोलते जाओ, जल्दी जी। कहाँ से आना हुआ? मयूरिया से। हाँ जी, इतना दिन पहले बिना सड़क के लोग चलते थे। बिना सड़क के चलते थे, सवाल इनका है जी। देखिए,
खाली क्या हुआ करता था कांग्रेस राज में, खाली कागजों पे चिट्ठे बन जाते करते थे और इम्प्लीमेंट नहीं होते थे। नारियल कोई फोड़ जाता था, उद्घाटन करने के लिए पता नहीं कौन आता था। तो ये था कांग्रेस राज में। और आज क्या है, प्रति किलोमीटर बड़ी स्पीड से रोडें बन रही हैं। रोडें बन रही है, ठीक। इधर को किसी ने हाथ उठाया था जी, बोलिए। सर मेरा मुद्दा ये है कि मैं यूपीएससी एपीएफसी का इंटरव्यू दिया था। अच्छा, यूपीएससी। आज तो नीट वाला मैंने बोला ही नहीं। मैं आ गया, मैंने बोले याद आ गया। मैंने यूपीएससी वाला मुझे मालूम है और यूपीएससी का मसला में, लेकिन नीट का पहले बोल देते, लोग फॉलो अप नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीट का एग्जाम नहीं हो सकता जी। नीट का बीजेपी से क्या बोले, वो तो सुप्रीम कोर्ट में था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीट का एग्जाम दोबारा नहीं होगा। जी जी जी। उत्तराखंड सरकार के आदेश, उत्तर प्रदेश के सरकार के तुगलकी फरमान को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नहीं चलेगा। आपका जाति भेदभाव, धार्मिक भेदभाव भारत के संविधान के खिलाफ है, जो कि भारतीय जनता पार्टी लगातार करती आई है। आप उसको भी इसमें इंक्लूड करिए। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने थप्पड़ मार के वापस कर दिया। राइट, मैंने आपने कर दिया इस बात को, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ जी। प्रतीक जी, कम से कम जो है, जब मामला न्यायालय का है तब तो कम से कम सही बोलो जो है। अरे भाई, मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको खत्म कर दिया। बस कहाँ खत्म कर दिया भाई? अंतरिम आदेश दिया है, 27 तारीख को सुनवाई है। अरे तो क्या, अरे अंतरिम आदेश का मतलब क्या होता है? अरे आराम। अंतरिम आदेश, बहस में आइए। अंतरिम आदेश का मतलब ये होता है कि अभी के लिए उन्होंने उस पर रोक लगाई है। 27 तारीख को सुनवाई होगी। जिस पक्ष ने कहना अभी पक्ष रखना है, उसके बाद फैसला आएगा। इंतजार करिए। जो बड़ा उतावले हो रहे हो, जो सिलेक्टिव हो रहे हो। दूसरा, पॉलिटिकल कंपल्शन की बात की इन्होंने जो। अरे भाई, जितने भी 28 स्टेट और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं देश के अंदर, उसमें से आप देखिए जीडीपी के अनुपात में और जो है पर कैपिटा इनकम के अनुपात में बिहार सबसे पिछड़ा है या नहीं? आज का थोड़ी है। अगर उनको अरे लेट मी कंप्लीट, अरे कंप्लीट तो करने दीजिए सर, अगर कंप्लीट करने दीजिए। अगर उनके ऊपर दबाव होता तो चंद्रबाबू नायडू की सीटें ज्यादा है, आंध्रा को ज्यादा पैकेज देते, बिहार को कम देते। दबाव नहीं है ना। उनको 15,000 करोड़ मिला, उनको 57,000 करोड़ मिला। अगर दबाव होता तो हिमाचल की क्या चिंता करनी थी? राइट। कहाँ से आना हुआ साहब आपका कहाँ से आना हुआ जी? एक मिनट। चंदन नगर, पश्चिम बंगाल। देखिए जी, यहाँ आइए, आगे आइए जी। साहब क्या नाम है आपका? त्रिभुवन पांडे। त्रिभुवन जी, बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं बजट पे या बात पर, या जो भी बोला? यहाँ पर जितने प्रवक्ता हैं बहुत सारी बातें कर रहे हैं। उसमें मेन जो मुद्दे हैं, कृषि, बेरोजगारी और डिस्पैरिटी जो इनकम का है, इनइक्वालिटी जो है जी। अब जैसे है विकास, अर्थव्यवस्था जो है, पहले कृषि होती थी, उसके बाद मैकेनाइजेशन आया, मशीनरी बनी, उसके बाद सर्विसिंग सेक्टर आया। जब से कंप्यूटर बना, कंप्यूटर बनाने के वाले ने कहा था कि अब जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बहुत कम होगा, हम कितना भी रोक लें, कितना भी हल्ला कर लें। उसी तरह से जैसे आप अभी कृषि को बंद करके आपने हर शहर में, हल्ला मच जाएगा, अभी कह रहे हैं आप कृषि को बंद करके। हालांकि ये बात सही है, प्रायोरिटाइज है। शहर में आप पक्के मकान बना रहे हैं, छोटे। आप अपनी बात कहिए जो कहना चाहते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब तक बजट जो हम बनाते हैं, एक आम आदमी बजट बनाता है, हमारी सैलरी मान लीजिए 20,000, 10,000, 40,000 है, तो हम देखते हैं कि भाई जितनी हमारी आय हुई हम उसके अंदर कर लें। लेकिन जो भी सरकार बजट बनाती है, उसका फॉलोअप, कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, कितना डेफिसिट होता है, ये कॉन्टिन्यूस बढ़ता ही जा रहा है। हर सरकार, हर स्टेट गवर्नमेंट, उसका जो WMA है और ओवरड्राफ्ट अकाउंट है, मान लीजिए आज से 5 साल पहले अगर 1 लाख था तो आज 4 लाख करोड़ डेफिसिट है। तो अब ये जो है, इसके बारे में चिंता नहीं करेंगे। और रहा एक एजुकेशन की बात हो रही थी, PPP मॉडल जो है आज से करीब 30 साल पहले आया था। इसके बाद सिर्फ सरकारी स्कूलों की शिक्षा होती थी या कुछ मिशनरी स्कूलों की शिक्षा होती थी। लेकिन PPP मॉडल आया, प्राइवेट सेक्टर को दिया गया। अब जो है वहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल है जी। वहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल है जी। नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? आपका बजट का कैसा रहा जी? हम हिमाचल से आए हैं। हिमाचल से आए, थोड़ा पैसा तो मिला, हिमाचल को भी मिला है। सर मैं ये बात करना चाहता हूँ, आज बजट में चाहे कुछ दिया वो अलग बात है। जब हिमाचल में इतनी बड़ी बाढ़ें आई, तब बार हिमाचल के मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री यहाँ पर आए, किसी ने उस चीज की बात नहीं सुनी। तो इस बार तो दिया तो है बजट। अभी भी क्या दिया सर? हमारा इतना नुकसान हुआ कि उसकी भरपाई नहीं हो सकी। 1 साल होने के बावजूद भी आज चंद थोड़ा सा दे दिया, तो उससे क्या मतलब? बाकी मिलना चाहिए, बाकी बोला जाता है। डिमांड ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा डिमांड हमारी सर। जी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ आपका? हिमाचल से। तो डबल डिमांड है जी, डबल डिमांड है जी। आप कहाँ से हैं? हिमाचल से। और ट्रिपल नहीं कह पाऊंगा जी।
हिमाचल का पैसा जी कहाँ रह गए थे अमित जी, आपका बजट पे रिमार्क ओपनिंग। सर अभी दो गलत तथ्य रखे समाजवादी पार्टी ने और राहुल लाल जी ने, उस पर बाद में आता हूँ। साधारण शब्द बजट में सरकार की मंशा क्या है ये समझ में आती है। कांग्रेस की मानिए, इनका जो बजट था कि 100 रुपए आए, 97 रुपए में खूब ऐश मौज करो, एकदम दारू मुर्गा खाओ। 3 रुपए का कम टू द टॉपिक 3 रुपए का मुद्दे पे साधारण भाषण 3% का मैंने रोक दिया साधारण ठीक है, मैंने रोक दिया। अच्छा, घी खाइए, रोटी खाइए, इनका था बाहर से जोमेटो कीजिए। 3 रुपए में आटा चावल खरीद के रखेंगे, बनाएंगे। ये सरकार कहती है नहीं, हम 100 रुपए में 22 रुपए घर में तवा खरीदेंगे, गैस सिलेंडर खरीदेंगे, और जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो हमारा कम हो जाए। यह सरकार की मंशा है कि देश को लुटाना नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर 22% तक ले गया गया। साधारण बात। दूसरी बात, गलत तथ्य पेश किया गया, कहा गया कृषि का बजट घटाया जा रहा है। 2013 में आप लोग सब सर्च कर लीजिए, मात्र 27,000 करोड़, बताओ 28,000 करोड़ के आसपास 2013 में यूपीए सरकार का कृषि बजट था। आज वो 1.51 लाख करोड़ है, कितना गुना ज्यादा बढ़ा है। शिक्षा में इन्होंने कहा कि 1.5%, इस बजट में 1.25 लाख करोड़, तो आप 40 लाख का है, आप बताइए कितना हो गया। 3% के आसपास हुआ। वो डिमांड है, वो देखिए इंडस्ट्री में तो डिमांड जाएगी, मैं मानता हूँ, डिमांड आपने रखी। हाँ जी। उसके अलावा शिक्षा का मतलब सिर्फ ये नहीं होता स्कूली शिक्षा, जो स्किल्ड दिया जाएगा, जो स्टाइपेंड दिया जाएगा, जो 500 नई कंपनियों में। और आप कहते हो किस राज्य में नहीं, सुने किस राज्य में, मैं तथ्य रख रहा हूँ, ये किस राज्य में। आपके राज्य का लॉ एंड ऑर्डर सही है, यूपी सरकार ने अपने राज्य का लॉ एंड ऑर्डर सही किया। 15 लाख करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश ले गए, कंपनियां ले गए, आप भी ले जाओ। लॉ एंड ऑर्डर आइए, प्लीज आइए, इधर आइए, हाँ जवाब दीजिए। मैं केवल उसमें ये चीज कहूँ कि देखिए, अभी बार बार हम लोग कर रहे हैं कि स्किल लोगों की संख्या 51.25% सरकार के कल के आर्थिक समीक्षा के आंकड़े के अनुसार। तो सवाल तो फिर उठेंगे कि आखिर अगर सरकार के 10 वर्ष हो गए, 2014 में स्किल इंडिया लॉन्च हुआ था, तो फिर हम लोग 51% पे क्यों अटके हुए हैं? इसका मतलब है कि इस बजट में सरकार ने जो कदम उठाया है, ये कदम देर से सरकार ने उठाया, ये कदम और पहले उठा लिए जाने की जरूरत थी। तो देर से उठाया हुआ कदम है, ये मैं मानता हूँ ये चीज को। राइट जी। बिहार में प्रधानमंत्री मोदी जी ने वादा किया था आरा में, आपको याद हो तो, कि बिहार को 1,25,000 करोड़ रुपए की हम सहायता देंगे, एक तरह से पैकेज देंगे। आज के मुकाबले में बिहारियों को क्या मिला, बिहार की जनता को क्या मिला? मोदी जी को वोट देने, भाई रुकिए, मोदी जी को वोट देने के बावजूद भी, जेडीयू को लाने के बावजूद भी बिहार की जनता को आज मूंगफलियां मिली है मेरे हिसाब से। दूसरी बात, ये लोग बात करते हैं 2047 में देश को विकसित बनाना है। मैं भी चाहता हूं 2047 तक देश विकसित बने, लेकिन उसकी नींव कैसे रखी जाएगी? उसकी नींव रखी जाएगी कि आप शिक्षा का बजट बढ़ाएं, उसकी नींव रखी जाएगी आप स्वास्थ्य का बजट बढ़ाएं, उसकी नींव रखी जाएगी आप रक्षा का बजट बढ़ाएं, जिसमें सरकार हमेशा विफल हो रही है। आप ही देखिए कि शिक्षा का बजट पिछले वर्ष में भी 8,000 करोड़ रुपए इन्होंने कम खर्च किए शिक्षा के बजट में जो आवंटित किए थे। उसके बाद स्वास्थ्य के बजट में भी आपने देखा कितनी बड़ी महामारी आई, लाखों लोगों की मृत्यु हो गई, उसके बावजूद भी इन्होंने 8,000 करोड़ रुपए स्वास्थ्य के जो आवंटित किए थे वो कम इस्तेमाल किए। अब आप आइए कृषि पे। कृषि में किसानों से वादा किया गया कि एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे, एमएसपी की लीगल गारंटी आज तक किसानों को नहीं मिली है। ये लोग बात करते हैं, हवाई बातें हैं। भाई मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ के तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और राहुल गांधी पब्लिक के बीच में जाके 8,500 रुपए की खटाखट स्कीम बांटते हैं। इनसे पूछिए 8,500 रुपए खटाखट कहां से आएगा? आप जाकर के ये सारी बातें क्या आपने जमीन पे करी थी? आपने जमीन पे क्या कहा था? संविधान खत्म हो जाएगा, 8,500 खटाखट कर देंगे, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। क्या भैया आज लोकतंत्र खत्म हो गया? डेमोक्रेसी खत्म हो गई? क्या कुछ खत्म हो गया? आप सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं करते। अब सुन लीजिए, आप सिर्फ झूठ बोलते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता देश कहां, बजट कहां, रोड कहां, हाईवे कहां। इनके लिए इनका एजेंडा सर्वोपरि है और वो है झूठ बोलना। दुनिया के सारे झूठ ला करके इस देश में परोसेंगे। अब पूछिए ना कौन सा रिजर्वेशन खत्म हुआ? पूछिए क्या? अब आप मुझे बोलने देंगे? आप बोलने देंगे? मैंने आपको बोलने दिया, मैंने आपको बोलने की पूरी इजाजत दी। नहीं, फिर आप बोले नहीं। अगर आप पब्लिक के बीच में झूठ फैलाएंगे, नहीं आप सुन लीजिए भैया, आपका मैनिफेस्टो था। आवाज इधर। हाँ जी, जितने का कृषि का इनका बजट होता था ना, इतने का तो कृषि सम्मान निधि भेज देती है भाजपा सरकार डायरेक्ट बैंक के अंदर। आज 1.5 लाख करोड़ का बजट है, इनके समय में 25,000 करोड़ का मात्र बजट होता था। और सुनो, हाईवे रोड मुझे नहीं बताने पड़ेंगे, पब्लिक आपको बता देगी। आपकी सुन लो, मुझे नहीं बताने पड़ेंगे।
आज की डेट में एयरपोर्ट डबल है। आप मुझे बताइए, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्कीम लॉन्च करना क्या गलती है? वो कह रहे हैं कि भैया जैसा अनुपात में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा हम उससे लिंक स्कीम रखेंगे। ईपीएफओ को क्या 10% से 14% करना क्या पब्लिक के फायदे का सौदा नहीं है? बिल्कुल, अभी से ईपीएफओ पे है, मैं उसी पे आ रहा हूँ। 1 लाख रुपए की सैलरी वाले पे कृषि पर कम, तो ग्रामीण जो कृषि है उस पर 2.65 लाख करोड़ दिए गए और कृषि पर 1.51 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो ये जो विभाग है इस पे इतने पैसे एलोकेट हुए हैं खासतौर से ग्रामीण अर्थव्यवस्था या ग्रामीण क्षेत्र या कृषि क्षेत्र पर बात करने के लिए। मैं विहांत के लिए जो उनकी मदर आई हुई हैं, खुद भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन अब उन्होंने अपना पेशा छोड़ दिया है और अपने बच्चे के लिए पैसे कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे पहुंची हैं, जो कि बच्चा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित है, 2 साल का है। 2-3 दिन पहले आया था, पापा भी आए थे, आईटी प्रोफेशनल हैं। दरअसल ये है कि मुझसे जब जाने लगे तो इन्होंने एक बात कही, कैसे बताएं कि हम ईमानदार हैं, कि हम जो कलेक्ट कर रहे हैं ईमानदार हैं, हम कैसे बताएं? मैंने कहा यही आज के समय में सबसे बड़ी परेशानी है, ये बताना और ये सिद्ध करना कि हम ईमानदार हैं। हम 17.5 करोड़ रुपए इकट्ठा नहीं कर सकते और ये सिद्ध करना, लेकिन आपकी तपस्या, आपका जुझारूपन ये सिद्ध कर देगा कि आप ईमानदार हैं। आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, आपको लग रहा होगा मैं बोल सकती हूँ, लेकिन एक माँ अपने बेटे के लिए ही बोलना चाहती है, उसी के लिए डेडिकेट करना चाहती है। ईश्वर आपके पास ये रकम जल्दी आए, 17.5 करोड़ रुपए। मैं आपको बहुत आशान्वित हूँ, होगा ऐसा, जरूर आइएगा, दोबारा फिर आइएगा जी। फर्स्ट टाइम जो एम्प्लॉयमेंट है उनको 1 लाख रुपए से कम सैलरी पर ईपीएफ एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड जो है पहली बार जो रजिस्टर है उनको 15,000 की मदद की बात करता है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में सपोर्ट की बात सरकार ने कही है। साथ में जो स्किल्ड हैं उनको 1 करोड़ युवाओं को 5 साल में स्किल्ड किया जाएगा, यानी दक्ष किया जाएगा। साथ साथ सरकार ने एम्प्लॉयर्स का बोझ घटाने का भी उपक्रम किया है। ये कंपोनेंट्स जो है तमाम सारे, ये रोजगार को कैसे जनरेट करेंगे, जिस पर बात हो रही कि रोजगार कैसे बढ़े, इस पर बात करिए, इसी पे बात करिए। मैं जानना चाहता हूं आपसे और देन आपसे जी। देखिए प्रतीक जी, मैं चूंकि समय की सीमा है तो इसमें समझने की आवश्यकता है कि जो सरकार की जो प्राप्ति है 19% डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स है, 18% जीएसटी है, 27% जो आता है वो आपका उधारी से आता है जो है। तो इस तरह की राजस्व प्राप्ति के लिए सरकार को जो 4 मेजर पिलर हैं जिन पे काम करने की आवश्यकता है। पहला उपभोग कब हम कर पाएंगे? जब हमारे पास पैसा होगा, सरप्लस। और वो कैसे होगा? जो इनकम टैक्स में जो उन्होंने अभी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन था उसको 75,000 किया, जो 50,000 दायरा बढ़ेगा, दायरा बढ़ाया, तो यानी आपके पास जो जमा पूंजी है वो बढ़ेगी, टैक्स में जो है कम आपको वो देना पड़ेगा। तो इस तरह से। और दूसरा जो आपका गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो बढ़ाया 11,11,000 करोड़ जो है, तो उसमें क्या सरकार खर्च कर रही है जिससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। तीसरा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ेगा? जो विदेशी कंपनियां पहले कैपिटल टैक्स 40% लगता था उसको 35% किया जो है, तो तीसरा ये है। चौथा आपका जो फॉरेन ट्रेड कैसे बढ़ेगा? जब आप उनको इंसेंटिवाइज करेंगे और उनको जो सेक्टोरियल वाइज जब उनको जो है इंसेंटिव और ईज ऑफ डूइंग जो है वो देंगे, तो वो इंसेंटिव मतलब लुभावना कैसे बनाया जाए, हर हाथ को काम की बात हो रही है। आप बोलना चाहते हैं जी? जल्दी, वेरी क्विक। कहां से आना हुआ है? रुकिए, हमें तो मेरा ही ले लेंगे, रोजगार की बात करें मेरा भी रोजगार छीन लेंगे। मैं इंडियन आर्मी से हूँ। इंडियन आर्मी से? अरे ऐसा थोड़ी ना करेंगे। अग्निवीर बना करके सारे फौजियों को ना नपुंसक बना